This conference will now be recorded. तो आज का टॉपिक सांप्रदायिकता है। इस पर हम एक निबंध लिखने वाले हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसकी एक ड्राफ्टिंग तैयार करेंगे। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग के तहत सबसे पहले हम एक प्रस्तावना तो आप लोग लिखते जाएं साथ साथ। एक प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा, उससे उसके बाद इसका मीनिंग या अभिप्राय तैयार करना है। सांप्रदायिकता का क्षेत्र और स्वरूप यानी एरिया एंड फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। फिर इतिहास को दो भागों में बांटेंगे, भारत में और विश्व में, और फोकस रहेगा भारत ज्यादातर, है ना। इसके बाद फिर हम इसमें इसके परिणाम पर चर्चा करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं वो देखेंगे। सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति कैसे होती है उसको भी इसी में जोड़ेंगे। तो एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म, और अंत में रोकने के उपाय कि सांप्रदायिकता को, कम्युनलिज्म को कैसे रोका जा सकता है, और अंत में कंक्लूजन। तो लगभग 6-7 हेडिंग के तहत आपको तैयार करना है। और जैसा कुछ लोगों ने पूछा था कि इसमें हेडिंग डालनी है या नहीं डालनी है, बिल्कुल नहीं, निबंध में कोई हेडिंग यूज नहीं होनी है आपकी। ठीक है, तो शुरुआत आप प्रियम्बल से या इंट्रो से कर लें। लिखें, एक लाइन है कुछ जो आपको यूज करनी है। जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्टिंग को लेकर, तो अपने अकॉर्डिंग वो उस लाइन को कन्वर्ट भी कर सकते हैं या अपनी लाइन खुद बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो हम लिखा रहे हैं वही आप लोग लिखोगे, कोई जरूरी नहीं। चलिए लिखिए उस लाइन को। जाती है जहां तक नजर, जाती है जहां तक नजर, बादल धुएं के देखता हूं, बादल धुएं के देखता हूं, नेक्स्ट लाइन से अर्चना के द्वीप, दीप, द्वीप नहीं दीप, दीप माने वो दीपक, अर्चना के दीप से मंदिर मस्जिद जलते देखता हूं, अर्चना के दीप से मंदिर मस्जिद जलते देखता हूं, देखता हूं आदमी की मुक्ति को, आदमी की मुक्ति को गोलियों के शोर से, गोलियों के शोर से कौमा देखता हूं हिंसा की तस्वीर को, इस आधुनिक सभ्य आधुनिक सभ्यता के आईने में, देखता हूं हिंसा की तस्वीर इस सभ्यता के आईने में। ठीक है,
तो ये है एक प्रस्तावना आपकी निबंध की। सिंपल, बहुत टॉपिक बहुत सामान्य सा है, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इसमें। इसके बाद सीधा इसका अभिप्राय या मीनिंग बताएं। उससे पहले आप बताएं कि सांप्रदायिकता जो शब्द है वो संप्रदाय प्लस वाद से बना है। तो इंग्लिश में लिखना हो तो कम्युनलिज्म कहते हैं। तो कम्यून प्लस LISM से मिलके बना है सांप्रदाय एकता। एकता का मतलब वाद है और ये संप्रदाय है यहाँ पर, ठीक है। संप्रदाय किसे कहते हैं? तो धर्म और संप्रदाय में क्या फर्क होता है ये समझने की जरूरत है आपको। जब एक धर्म हो और उसको मानने वाले कई लोग हों, लेकिन जब ये लोग या लोगों का समूह धर्म को जो पूजा पद्धति है, धर्म की जो पूजा पद्धति है, उस पूजा पद्धति में या वर्शिप मेथड में कुछ अलग तरीकों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे लोगों के समूह को हम संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, समझें आप। जैसे हिंदू या मुस्लिम एक धर्म है, अगर ईसाई एक धर्म है, सिख एक धर्म है, तो उस धर्म में ईश्वर तो एक ही होता है। तो धर्म में ईश्वर एक ही है, लेकिन उसको मानने के तरीकों में फर्क होता है, और वही तरीके को मानने वाले लोगों के समूह को या वर्ग को संप्रदाय कहते हैं। तो ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उस ईश्वर को मानने के तरीके मुसलमान में शिया और सुन्नी हो जाते हैं, हिंदुओं में शैव, वैष्णव और शाक्त हो जाते हैं, क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक्स हैं, बैप्टिस्ट हैं, मेथोडिस्ट हैं। ये सब क्या हैं? इस धर्म के संप्रदाय हैं। इनको इंग्लिश में सेक्ट बोलते हैं, SECT, सेक्ट। ठीक है, तो ये संप्रदाय का अर्थ है। और एकता का मतलब जैसा मैंने बताया, एक वाद है। वाद माने विचारधारा। ठीक है, और जब किसी भी शब्द में, अवधारणा में वाद या विचारधारा जुड़ जाए, वाद या विचारधारा जुड़ जाए, तो आप क्या कहेंगे? इसका अर्थ होता है कि मैं ही सही हूं। तो अगर सांप्रदायिकता में वाद जुड़ गया है तो मेरा संप्रदाय ही सही है। गांधीवाद, गांधी ही सही है। मार्क्सवाद, मार्क्स ही सही है। ठीक है, तो ये अतिवाद है, एक प्रकार का एक्सट्रीमिज्म होता है। तो कहीं भी वाद जोड़ दो, वाद जुड़ने से, विचारधारा जुड़ने से किसी भी चीज में डिटर्मिनिज्म अर्थात निर्धारणवाद पैदा होता है। कहीं भी लगा दो। अगर आप क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहो तो क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कहीं भी वाद लगा दे तो उसका मीनिंग क्या होता है। गांधीवाद, मार्क्सवाद, संप्रदायवाद, ये मैंने आपको उदाहरण दिए। तो सांप्रदायिकता को सांप्रदायवाद भी कह सकते हो आप। ठीक है, उर्दू में इसको फिरका परस्ती कहा जाता है। फिरका परस्ती यानी जिस सोच को आप मानते हो उस सोच को फॉलो करते हो और दूसरे की कीमत पर फॉलो करते हो। तो अब आपके पास सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। शाब्दिक अर्थ हो गया। ठीक है, तो ये इसका शाब्दिक लिटरल मीनिंग हो गया। अब इसका हम थोड़ा सा विस्तृत कंसेप्चुअल मीनिंग देखते हैं, अवधारणात्मक अर्थ देखते हैं। तो अवधारणात्मक अर्थ में आप दिखाएंगे कि एक संकीर्ण मानसिकता है। ठीक है, यानी सांप्रदायिकता का जन्म कार्यों में बाद में होता है, पहले मनोवृत्ति के रूप में ये जन्म लेती है। और ये संकीर्ण है। संकीर्ण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये केवल एक
संप्रदाय पर केंद्रित होती है। जैसे मैंने कहा वाद है ना, तो वाद का मतलब अपने पर केंद्रित होना, दूसरे का हित नहीं सोचा जाता, केवल अपना हित सोचा जाता है, चाहे दूसरे का लाभ हो या हानि हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो संकीर्ण क्यों है? क्योंकि अपनी मान्यता वाले धर्म या संप्रदाय को क्या क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सुपीरियर माना जाता है। अपने को सुपीरियर समझे, पैरेलली दूसरे को सबऑर्डिनेट या लेट डाउन करने की स्थिति होगी। दूसरे को बिल्कुल लो लेवल का समझना होगा, अपने आगे कुछ नहीं मानना होगा उसे, यानी यही हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जब दूसरे को निकृष्ट समझेंगे तो उसके प्रति नफरत पैदा होगी, द्वेष होगा और एनेमी फीलिंग होगी, शत्रु भाव होना चाहिए, है ना। इन सबको मिला दें तो हम कहेंगे कि उनके अंदर वे फीलिंग होती है, दे, THEY, हिंदी में कहते हैं वे, यानी जो हमारे जैसा नहीं है वो, तो वे लोग हैं, दूसरे लोग हैं, तो वे या दूसरे लोग, दे फीलिंग होती है इसमें। ठीक है। अब दूसरा अर्थ अगर इसी अर्थ को आगे बढ़ाएं तो हम लिखेंगे, जैसा कि राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी मानते हैं कि ये एक प्रकार का पागलपन है। क्या मान लिया आपने? इसे पागलपन मान लिया है, जो लोगों को मेंटली और स्पिरिचुअली ब्लाइंड कर देता है। अब यहाँ ब्लाइंड शब्द का मतलब क्या है? अच्छे से लिखना है इसे, है ना। ब्लाइंड शब्द का अर्थ यहाँ पर है कि इसके अंदर तर्क करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। आप तार्किक रूप से नहीं सोच सकते, वैज्ञानिक रूप से नहीं सोच सकते, इसलिए ये अंधेपन की बात हुई है। ठीक है। तो ये पागलपन है जिसको आधार बनाकर पॉलिटिकल इंटरेस्ट पूरे किए जाते हैं, यही आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है। तो इस तीसरे अर्थ को आप राधा कृष्णन के अनुसार भी लिख सकते हैं और मेरे अनुसार भी, कि सांप्रदायिकता कुछ और नहीं बल्कि धर्म का राजनीतिकरण है। क्या लिखेंगे? पॉलिटिलाइजेशन ऑफ रिलीजन, धर्म का राजनीतिकरण है, धर्म का राजनीतिकरण, ये लिखें आप। पॉलिटिलाइजेशन ऑफ रिलीजन इज कम्युनलिज्म। इसका अर्थ है कि जब धर्म और राजनीति एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, या धर्म का प्रयोग जब राजनीति अपने स्वार्थों के लिए, अपने हित के लिए करती है, इंटरेस्ट के लिए करती है, तब उसे हम संप्रदायवाद कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक अब आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक कोई चीज अगर पूछनी है तो आप पूछ लीजिए। नहीं पूछना है? ठीक है। अब अगर थोड़ा सा और बढ़ाना है इसको, तो वैसे जरूरी नहीं था, लेकिन आप चाहें तो इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं। और अब दिखाएंगे इसे आप किसके अनुसार? महान नोवेलिस्ट, उपन्यासकार प्रेमचंद जी के अनुसार। ठीक है। ये प्रेमचंद ने इसको संस्कृति के साथ जोड़कर देखा है, तो आप दिखा सकते हो कि प्रेमचंद इसे संस्कृति के साथ जोड़कर देखते हैं, कि संप्रदायवाद हमेशा संस्कृति को आधार बनाकर काम करती है। उनकी जो व्याख्या भारत के संदर्भ में ज्यादा है, कि जब हिंदू अपनी संस्कृति को और मुस्लिम अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं और दूसरे पर थोपना चाहते हैं, तब सांप्रदायिकता का जन्म होता है। तो इसलिए उन्होंने उसके सांस्कृतिक संदर्भ, कल्चरल कंटेक्स्ट में इसको एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? इन तीनों को आधार बनाकर हम अंततः कह सकते हैं कि स्पष्ट है
कि यह एक ऐसी बुराई है, डिसीज है, सोशल प्रॉब्लम है जो पूरे वर्ल्ड वाइड पाई जाती है ना। इंग्लैंड में चूंकि क्रिश्चियनिटी का प्रभाव ज्यादा है, तो रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं। मुस्लिमों में शिया और सुन्नी हैं। भारत में शैव वैष्णव और सनातनी आर्य समाजी हैं। ठीक है। इन सबसे होता क्या है, तो ये एक नकारात्मक भाव पैदा करती है। संकीर्ण और नकारात्मक विचारधारा है, मानसिक पागलपन है, जिसमें एक व्यक्ति या समूह एक धार्मिक पहचान को आधार बनाता है। और जैसा मैंने कहा, नकारात्मक या संकीर्ण क्यों है, क्योंकि दूसरे के जो हित हैं उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। दूसरे के इंटरेस्ट को सेकेंडरी मान लिया जाता है इसमें, या उसके इंटरेस्ट को खत्म करके अपने इंटरेस्ट को पूरा करने की बात की जाती है, जैसा कि आपके सामने लिखा भी, संकेतों की पूर्ति। ठीक है। एक अच्छी शब्द लिखेंगे और हम कह सकते हैं अंततः यह एक प्रकार का नृजाति केंद्रवाद है। एक नया शब्द मैं आपको दे रहा हूं, नृजाति केंद्रवाद। इंग्लिश में कहते हैं एथनोसेंट्रिसिज्म। नृजाति एक प्रकार का क्या है, ये नृजाति केंद्रवाद है। नृजाति केंद्रवाद। क्या होता है नृजाति केंद्रवाद? उसके लिए पहले आपको नृजाति पढ़ना पड़ेगा। नृजाति क्या होती है? एथनो कहते हैं इसको, इंग्लिश में ETHNO, एथनो कहा जाता है। एथनो का अर्थ होता है कोई भी ऐसा लोगों का समूह जो अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। स्पेसिफिक आइडेंटिटी जिन लोगों की होगी वो अपने आप को नृजाति कह सकते हैं। अब ये विशिष्ट पहचान, स्पेसिफिक आइडेंटिटी का आधार कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब हो सकता है कि उनके शारीरिक लक्षण भी हो सकते हैं, फिजिकल फीचर्स भी हो सकते हैं। जैसे नॉर्थ के लोग साउथ जैसे नहीं लगते फिजिकल अपीयरेंस में, नॉर्थ और साउथ के मिलकर ईस्ट जैसे नहीं लगते, नॉर्थ ईस्ट जैसे नहीं लगते। तो नॉर्थ ईस्ट के लोग कौन हैं? नॉर्थ ईस्ट के लोग कौन हैं? तो उनकी पहचान है प्रजाति पहचान, है ना। तो वो प्रजाति के आधार पर नृजाति केंद्रवाद पैदा करते हैं। ऐसे ही धर्म के आधार पर भी कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही आप भाषा के आधार पर नृजाति बना सकते हो। कारण क्लियर है ये? तो एक प्रकार का नृजाति केंद्रवाद है जो केवल अपने ही समूह के हित को प्राथमिकता देता है। तो धर्म आधारित नृजाति केंद्रवाद रिलीजन बेस्ड एथनोसेंट्रिसिज्म है। ठीक है। तो धर्म या संप्रदाय पर आधारित, धर्म या संप्रदाय पर आधारित एक प्रकार का नृजाति केंद्रवाद है। अगर मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो आप लोग फिर पूछ लीजिएगा एक बार। ठीक है, होपफुली अब क्लियर होना चाहिए। आज एक नए मेंबर ने ज्वाइन किया है, अपना अगर आप परिचय देंगे तो बेहतर होगा। कौन साहब हैं ये? सानिया सोलंकी। आपको आईडी कहाँ से मिली सानिया? आपको आईडी कहाँ से मिली सानिया? ठीक है, आप जवाब नहीं दे रहे, मुझे आपको ग्रुप से बाहर करना पड़ेगा फिर। ठीक है, चलिए।
ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रस्तावना बनाई, इंट्रो किया, इंट्रो के बाद हमने एक मीनिंग देखा, मीनिंग को बहुत अच्छे से लिखना, ठीक है। और याद रखना उसमें अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी है। आप अपने धर्म को लेकर कुछ लिखें ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए इस टॉपिक को है इजी, लेकिन अपनी पर्सपेक्टिव को, अपनी सोच को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। जो आप सोच रहे हैं उससे कोई बहुत लेना देना नहीं है इस चीज का, तो थोड़ा सा संभाल के लिखना आप इसे, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ है। तो आप लिख सकते हैं कि विश्व में तो ये चीज हर जगह दिखाई देती है, तो पहले विश्व का लिखें, ठीक है। भाई ये सानिया सोलंकी कौन है जो बार बार एंट्री कर रही हैं? सानिया, ये आईडी कहाँ से मिली आपको? चलिए, तो भारत में सांप्रदायिकता को दिखाने से पहले हम इसे विश्व में दिखाएंगे, है ना। तो आप दिखाएंगे विश्व में कि सांप्रदायिकता के कई स्वरूप हैं। सांप्रदायिकता के कई स्वरूप हैं, जैसे यूएस में इसे रेस या प्रजाति या नस्ल के आधार के संदर्भ में देखते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे ना, एग्जाम्पल देंगे, गोरे और काले का भेदभाव है वहां पर, है ना। श्वेत और अश्वेत लिखेंगे, गोरा और काले की जगह आप क्या लिखें? श्वेत और अश्वेत लिखें वहां पर आप। तो आप बताएंगे अभी वहां कौन अश्वेत मारा गया है? सर जॉर्ज फ्लॉयड। जॉर्ज लायड, है ना, ये नाम है शायद उसका। तो आप उसका एग्जाम्पल देकर लिखेंगे। अमेरिका में इसे रेसिज्म के तौर पर, श्वेत अश्वेत के तौर पर देखा गया है, ठीक है। ईरान में इसे सेक्टेरियनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टेरियनिज्म। और ईरान आप जानते हैं कि शिया और सुन्नी का मसला है वहां पर, है ना। सेक्ट से बना सेक्टेरियनिज्म। लिख लिया। अफ्रीका में इसे जनजाति संदर्भ में देखते हैं। जब दो एक एक जनजाति कबीले के दो समूह आपस में लड़ते हैं, तो तब वहां पर सांप्रदायिकता के रूप में देखा जाता है, ठीक है। आगे लिखें। भारत में सांप्रदायिकता का स्वरूप सामान्यतः हिंदू और मुस्लिम के रूप में देखा जाता है। हिंदू और मुस्लिम के तौर पर मुख्यतः देखा जाता है, लेकिन लेकिन इसके अलावा इसके और भी स्वरूप दिखाई देते हैं इसमें। जैसे भारत में हिंदू और मुस्लिम के अलावा हिंदू और सिख, हिंदू और सिख, ठीक है, हिंदू और सिख, हिंदू और ईसाई। हिंदू और सिख के ब्रैकेट में दे देंगे 1984-85 के दंगे, दिल्ली के दंगे बेसिकली, ठीक है, या पूरे भारत के दंगे, ठीक है। फिर हिंदू और ईसाई, हिंदू और ईसाई, तो उड़ीसा का कंधमाल, कंध KANDHMAL, कंधमाल। उड़ीसा का कंधमाल,
का उदाहरण देंगे आप, ठीक है। दो लोग इस तरह से, एक रूप और दिखाई देता है सिख और मुस्लिम, ठीक है, सिख और मुस्लिम। इस तरह से पूरे विश्व में और भारत में आपने इसके स्वरूप दिखा दिए हैं, ठीक है। अब इसका इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारत में जैसा हम अगर कहें कि धर्म का राजनीति में प्रयोग है और उसमें संकीर्ण मानसिकता भी होनी चाहिए, तो अच्छा एक चीज समझ लो यहाँ पर, कई लोगों को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अपने धर्म को मानना सांप्रदायिकता नहीं है, ठीक है, उसे धार्मिक होना कहते हैं। समझ रहे बात को? अपने धर्म को मानना सांप्रदायिकता नहीं है, वो अच्छी चीज है। भारत का संविधान भी अनुच्छेद 25 क्या करता है, इस बात की अनुमति देता है। तो अगर आप अपने संप्रदाय को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, तो आप सांप्रदायिक नहीं हैं, बल्कि क्या होना चाहिए, संप्रदाय धर्म को मानते हुए दूसरे के अहित के बारे में या अपने ही हित के बारे में सोचना, चाहे दूसरे का हानि हो जाए, ठीक है। अगर इस सेंस में देखेंगे तो भारत में सांप्रदायिकता का जन्म, राजनीतिक प्रयोग पहली बार ब्रिटिश काल में हुआ। यद्यपि सांप्रदायिक राज्य द्वारा धर्म का प्रयोग मुगल शासन में किया गया, उससे पहले भी प्राचीन काल में विभिन्न राजाओं ने अपने धर्म के आधार पर शासन किया, तो साफ साफ लिखेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी सांप्रदायिकता का जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि आम आदमी को उससे कोई नुकसान या कोई हानि नहीं हुई। तो धर्म आधारित राज्य सांप्रदायिकता नहीं होती, ठीक है। जब राज्य धर्म का प्रयोग करके लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाता है या किसी एक हित को फायदा पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तब सांप्रदायिकता होती, ठीक है। अगर इस लाइन को आधार बना लें तो हमें देखना होगा कि भारत में सांप्रदायिकता का जन्म उपनिवेशवादी नीतियों और उसके विरुद्ध संघर्ष करने की आवश्यकता से उत्पन्न हुआ है। बहुत अच्छी लाइन आपको लिखनी है। उपनिवेश का मतलब कॉलोनी, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में सांप्रदायिकता का जन्म ब्रिटिश नीतियों का परिणाम था या ब्रिटिश लोगों के द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है, लेकिन आपको उतना अच्छे से यूज वहां नहीं करना है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम नहीं है आप लोगों का कि हाँ लोगों जो, लेकिन जो लोग यूपीएससी वाले इसमें क्लास में ज्वाइन किए हैं लोगों को, वो उसे यूज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को हमने उपनिवेशवादी नीतियों से जोड़ा है, और ऐसा है भी, है ना। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उपनिवेशवादी नीतियों और उसके जो विरुद्ध, उसके खिलाफ जो संघर्ष करना था, उस संघर्ष ने भी इसको जन्म दिया। कैसे किया वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे अभी, ठीक है। ठीक है, तो सीधा मतलब है कि अंग्रेज जब भारत में आए, उन्होंने भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित, स्थायी करने के लिए क्या किया, इस विचारधारा को, इस आइडियोलॉजी को जन्म दिया, ठीक है। और उस आइडियोलॉजी में आप जानते हैं कि भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन हो रहा था, भारत एक आधुनिक राष्ट्र बन रहा था, भारत एक आधुनिक समाज बन रहा था, और भारत में इसलिए कई क्लासेस और सब क्लासेस का जन्म हो रहा था, है ना। अगर इसमें कोई चीज समझ में ना आए तो टोक देना या रेज करना हैंड, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये थोड़ी सी क्रिटिकल या कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है यहाँ पर आकर। आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यूपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो जब भारत में अंग्रेजों के दौरान ये सब हो रहा था, तब भारत के लोगों के बीच में क्या बढ़े, अंतर विरोध बढ़े। अंतर विरोध का मतलब कॉन्ट्राडिक्शंस था, कि एक सोसाइटी को लगा कि ये जो हो रहा है उससे केवल दूसरी सोसाइटी को लाभ होगा, हमें लाभ नहीं होगा। यहाँ एग्जाम्पल हिंदू और मुस्लिम है, क्योंकि आप जानते हैं कि शुरुआत इन सब की किसने की, मुख्यतः हिंदुओं ने की। संख्या भी किसकी ज्यादा थी, हिंदुओं की ज्यादा थी।
तो मुस्लिम वर्ग को ये लगा कि इस सब का लाभ किसको मिलेगा, केवल हिंदुओं को मिलेगा, मुसलमानों को नहीं मिलेगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सर सैयद अहमद खां थे। तो थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया की समझ अगर आपको होगी तो आप इसे समझ लेंगे आराम से। तो सैयद अहमद खां ने ये प्रयास किया कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को भी इसका लाभ पहुंचाना है, और अगर लाभ पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया। आप जानते हैं अलीगढ़ आंदोलन में क्या हुआ था कि उन्होंने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा पद्धति उपलब्ध कराई, और उसका सीधा उद्देश्य ये था कि राजभक्त मुस्लिम पैदा हो। नवयुवक जो यूथ थे मुस्लिम, वो राजभक्त यानी ब्रिटिशर्स के भक्त बने, और तभी मुसलमानों को मुगलों द्वारा खोई हुई सत्ता वापस मिलेगी, वापस उनको वो प्रॉस्पेरिटी और सम्मान मिलेगा। ठीक है। और उन्हें लगा कि ये सब कौन ले जा रहा है, हिंदू ले जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया। कांग्रेस को हिंदूवादी संगठन भी कहा। तो ये शुरुआत जाहिर सी बात है 1861 के बाद होना शुरू हो चुकी थी। वहां से हमें इसके बीजारोपण, प्लांटेशन होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। तो ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब कांग्रेस बनी और कांग्रेस ने दबाव बनाए ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों को तोड़ने के लिए अब इस पॉलिसी का प्रयोग किया। ठीक है। जो बात मैंने समझाई ये बहुत आसान शब्दों में आपके सामने है कि ये जड़ें अंग्रेजों के आगमन के साथ भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है। शुरुआत जैसे मैंने कहा 57 में सब लोग साथ लड़े थे, तो शुरुआत 1861 के बाद होती दिखाई दे रही है। अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत इसका यूज किया था। ठीक है। जिसकी शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन से हुई। बहुत शॉर्ट में लिखना है ये सब, एग्जाम्पल आपको शॉर्ट में देना है। और आप जानते हैं कि 1905 का बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था, हिंदू और मुस्लिम एकता को समाप्त करना था, एक दूसरे का दुश्मन बनाना था। तो औपचारिक शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा 1905 से हुई, लेकिन कांग्रेस और बंगाल की लोगों की सक्रियता के चलते बंगाल विभाजन असफल हो गया, आप जानते हैं। तो मुसलमानों ने काम दूसरे तरीके से किया। कब, 1906 में मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और आप जानते हो आगा खान जैसे लोग को किसने सपोर्ट किया था, उस समय के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सपोर्ट किया था। तो उस समय के वायसराय जैसे मिंटो जैसे वायसराय ने मुसलमानों को समझाया कि अगर आप एकजुट नहीं हुए तो जो भी अंग्रेज नई लाभ भारतीयों को दे रहे हैं वो केवल हिंदुओं को मिलकर रह जाएंगे। उन लाभों में सबसे बड़ी शुरुआत किससे हुई, मार्लिमेंटो रिफॉर्म से। आप जानते हैं मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, मुसलमानों को क्या मिल गया था, क्या मिला था मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स में मुसलमानों को, कोई बताएगा आप में से। पृथक जो ये वोटिंग के लिए वो मिल गया था उन्हें राइट। पृथक सांप्रदायिक क्षेत्र मतलब नहीं, उनके लिए अलग से ठीक है, उनको पृथक वोटिंग निर्वाचन, क्षेत्र। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम मिल गया था, है ना। तो ये वो लाभ था जो अंग्रेज भारतीयों को देना चाह रहे थे, और भारतीयों में भी बांटने के लिए मुसलमानों को अलग से दे दिया। ठीक है। तो मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स के द्वारा जब अंग्रेजों ने भारतीयों को क्या देने की कोशिश की, रिप्रेजेंटेशन, उसका यूज उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करने के लिए किया। मॉडर्न इंडिया की समझ चाहिए, यहाँ पर थोड़ी सी आवश्यकता है आपको। इसके बाद आप जानते हैं 1919 में सिखों को दे दिया गया, 1932 में दलितों को दे दिया गया कम्युनल अवार्ड के नाम से। ये सब अंग्रेजों के प्रयास थे। इन सब प्रयासों का प्रतिक्रिया क्या हुई कि भारत में कुछ उस समय हिंदूवादी उग्रवादी संगठन बने। ठीक है। इनका नाम नहीं लेना आपको, बस याद रखना।
केवल इतना लिखना है कि इन सुधारों की प्रतिक्रिया में बहुसंख्यक वर्ग ने भी अपने बड़े बड़े संगठनों का निर्माण किया। ठीक है, और उन्होंने ऐसे काम किए जिससे अल्पसंख्यक वर्ग की सांप्रदायिकता भी उग्रवादी बनने लगी। ठीक है, चलो अंततः हम कह सकते हैं कि उस दौर में सांप्रदायिकता का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि प्रतिक्रिया में हो रहा था, कोई भी जानबूझ के नहीं कर रहा था। प्रतिक्रिया में, जैसे पंजाब के लोगों को, युवाओं को राष्ट्रवादी आंदोलन में जोड़ने के लिए तिलक ने क्या शुरू किए थे? शिवाजी और गणेश उत्सव, जबकि वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम इससे बाहर रहें। लेकिन मुसलमानों ने क्या समझा कि भारत की आजादी का आंदोलन में अगर केवल केवल गणेश और शिवाजी आएंगे तो मुसलमान बाहर हो जाएंगे। मुसलमान ठगे महसूस कर रहे थे अपने आप को कि आखिर हम क्यों नहीं आ सकते इसमें। तो उन्होंने प्रतिक्रिया में दिया। ठीक है, अब जो मुसलमानों ने प्रतिक्रिया में दिया तो उसकी प्रतिक्रिया फिर हिंदूवादी संगठनों ने दे दी। इस तरह से अंग्रेजों ने, या उनको ये पता था कि अगर हम एक वर्ग को कुछ विशेष सुविधाएं देंगे तो दूसरा वर्ग अपने आप में उनसे अलगाव महसूस करेगा, सेपरेशन महसूस करेगा। क्लियर है? और वही बात आपने लिखी है कि इस शासन ने राष्ट्रवादियों को विभाजित किया। ये सब चीजें मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको रिवाइंड कराना है, बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है वहां पर। ठीक है, चलिए, तो ये आजादी से पहले का भारत में सांप्रदायिकता का इतिहास है। तो भारत में सांप्रदायिक इतिहास को दो भागों में बांटेंगे आप, एक आजादी से पहले और एक आजादी के बाद। आजादी से पहले की चर्चा आप कर ही रहे हैं, आपके सामने चल रही है। इस सांप्रदायिकता की आग का सबसे चरम स्वरूप कब दिखाई दिया? जब द्विराष्ट्रवाद, डुअल नेशन थ्योरी आई और पृथक राज्य के रूप में जिन्ना ने एक पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी, और उसकी परिणति यानी रिजल्ट, आउटकम क्या आया? भारत का विभाजन हो गया। सांप्रदायिकता का आज तक भारत ने सबसे ज्यादा मूल्य क्या चुकाया है? उसका विभाजन हुआ। ये आप लिखेंगे। ठीक है, आगे चल के लिखना है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप सांप्रदायिकता पैदा हुई, और उसमें आप लाइन लिखेंगे एक, अगर आप चाहें तो, इतिहास की लाइन ही है। इस सांप्रदायिकता का विस्तार कैसे हुआ? शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से। कलकत्ता से नोआखली पहुंचा, नोआखली से बिहार पहुंचा। ये लाइन ऐसे लिखी जानी है। बिहार से गढ़मुक्तेश्वर पहुंचा, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ के पास इधर का इलाका, वेस्ट यूपी का। और गढ़मुक्तेश्वर से फिर पंजाब, लाहौर पहुंचा, फिर दिल्ली और पूरे पश्चिमी पंजाब में। फिर ये लाइन मैंने जानबूझ के आपको लिखाई है क्योंकि ये लाइन उस समय के इतिहासकारों ने यूज की है? तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो उस तरह से आप देखेंगे कि कलकत्ता से लेकर, यानी पूर्व से लेकर पश्चिम में लाहौर तक 47 में जब विभाजन हुआ, दंगे ही दंगे थे। और अभी तक सबसे बड़े दंगे थे भारत में, या ये कहें कि पहली बार इतना बड़ा दंगा देखा गया। तो सांप्रदायिकता की चरम अभिव्यक्ति भारत ने आज अभी तक 1947 में भारत विभाजन के दौरान देखी। बहुत अच्छे से इस पैराग्राफ को तैयार करें। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि इस विभाजन ने भी सांप्रदायिकता को खत्म नहीं कर पाया, और आजादी के बाद, अब आप लिखेंगे, ठीक है, आजादी के बाद भी ये समस्या बनी रही। ठीक है, आजादी के बाद समस्या बनी रही है। इसको दिखाने के लिए आपको उदाहरण देने पड़ेंगे। दंगे हुए हैं, दंगों का उदाहरण आप दे दें। तो एक मिनट आप वेट करें, शायद आगे ये लिखा हुआ। ठीक है, जो पैराग्राफ यहाँ है वो आपको वहां, जो मैं यूज कर रहा था, आपको वहां यूज करना है। इसमें गड़बड़ ये है कि इसमें क्रिश्चियनिटी वाले दंगे नहीं है, वो आपको जोड़ने हैं। तो उड़ीसा के कंधमाल वाले दंगे भी आप इसमें एड ऑन करेंगे, जहां पर ग्राम स्टेंस
पादरी को उसके परिवार और बच्चों सहित क्या किया गया था? एक हिंदूवादी संगठन था, उसके नेता दारा सिंह ने जिंदा जला दिया। तो संगठन का नाम नहीं लेना है, लेकिन दारा सिंह का नाम आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं अपने पैराग्राफ पर। तो ये भारत में इतिहास रहा है, लेकिन इतना सामान्य तरीके से नहीं लिखना है। अब आप इसको बहुत अच्छे से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब इतना दिखा दोगे, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों तक दिखा दोगे, या यही चीज आप उत्तराखंड की दे दोगे कि इस सांप्रदायिकता का असर भारत के इस पर्वतीय शांतिप्रिय क्षेत्र में भी पड़ा। जब रामपुर में दंगे हुए, याद है ना आप, रामपुर के दंगे हल्द्वानी तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहा है। उत्तराखंड के जो तराई के क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, वो भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। तो एक झलक उत्तराखंड की भी जोड़ दी आपने। और कोई उदाहरण याद आए तो आप वो भी ऐड ऑन करें इसमें, वो भी जोड़ लें। उसको लिखने के बाद अगर थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहते हैं, इसे आप स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं अपना, तो आप लिखेंगे कि भारत में सांप्रदायिकता का विश्लेषण कई लोगों ने किया है, और यह विश्लेषण बिपिन चंद्रा से लेकर आशीष नंदी तक दिखाई देता है। हमने यहाँ बिपिन चंद्रा को आधार बनाया है। बिपिन चंद्रा ने भारत में सांप्रदायिकता के विकास को 3 स्तरों पर दिखाया है। ठीक है, या कहीं भी सांप्रदायिकता होगी तो 3 तरह की दिखेगी। भारत में ये 3 तरह से दिखी है। ये बात बहुत कम लोग आपको लिखाएंगे, है ना? तो बहुत अच्छे से लिखें। यही आज के क्लास का सबसे अच्छा विश्लेषण है कि आप बिपिन चंद्रा को यहाँ पर यूज करें। तो उनके अनुसार नहीं लिखेंगे, बल्कि हमेशा हम क्या बोलते हैं, यहाँ बिपिन चंद्रा से सहमत हुआ जा सकता है ना, कि भारत में सांप्रदायिकता हमेशा एक जैसी नहीं रही है। उदाहरण स्वरूप सांप्रदायिकता का जो पहला स्वरूप है वो है उदारवादी सांप्रदायिकता। इसको पहले लिखिएगा, अंडरलाइन जो मैंने आपके लिए की है ये, या पहले लिखेंगे उदारवादी सांप्रदायिकता। क्या होती है उदारवादी सांप्रदायिकता? इस सांप्रदायिकता में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के हितों को चोट नहीं पहुंचाते हैं, सह अस्तित्व की भावना के साथ रहते हैं, को एग्जिस्टेंस के फीलिंग के साथ रहते हैं। तो फर्क क्या है? फर्क केवल एक है कि वो लोग मानते हैं कि हमारी धर्म और हमारी पूजा करने के तरीके अलग अलग हैं, बस। यानी यहाँ धर्म नितांत एक्सक्लूसिवली प्राइवेट फिनोमेना है, इंडिविजुअल फिनोमेना है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज के टाइम में देखेंगे तो तुर्की माना जाता है। अगर आप तुर्की जाएंगे, सब जानते हैं इस्लामिक कंट्री है, लेकिन अगर आप तुर्की के शहरों पर, रोडों पर और शहर में घूमेंगे तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि वो मुस्लिम है। ना वो रोड पर नमाज पढ़ते नजर आएंगे, ना उनकी रोड पर मस्जिदें बहुत ज्यादा होंगी। बिल्कुल मॉडर्न है, देख के लग ही नहीं सकता कि आप तुर्की एक इस्लामिक स्टेट में खड़े हैं। तुलना करें पाकिस्तान से, समझ में आ जाएगा, है ना? तो यहाँ केवल धर्म उनके लिए क्या है, अपनी विशिष्ट पहचान है, बाकी दूसरे से कोई विरोध नहीं है उनका। ये है आपकी लिबरल कम्युनलिज्म, उदारवादी सांप्रदायिकता है। इससे कोई नुकसान पैदा नहीं होता। अंग्रेजों के आने से पहले, मुसलमानों के आने के बाद से लेकर अंग्रेजों के आने तक भारत में ये सांप्रदायिकता आपको दिखाई देती है, जहां विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रह रहे थे, कोई झगड़ा नहीं था, सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। केवल जब धर्म की बात आती थी तो पूजा करने के तरीके बदल जाते थे, अन्यथा भाषा, बोली, कपड़े, खान पान सब कुछ कॉमन था, कुछ भी अलग नहीं था। क्लियर है यहाँ तक? ये है उदारवादी सांप्रदायिकता, अंग्रेजों के आने से पहले दिखती है भारत में। ठीक, तुर्की इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है।
कलाम साहब जैसे लोग एग्जाम्पल हैं जिनको देखकर आप ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम है, मतलब किसी को देखकर नहीं कहा जा सकता कि वो धार्मिक है ना, या किसी हिंदू को देखकर आप ये नहीं कहेंगे कि वो हिंदू है, उसने तिलक नहीं लगाया। ठीक है, खैर। दूसरा होता है सांप्रदायिक सांप्रदायिकता, कम्युनल कम्युनलिज्म, जिसे भी लिखेंगे आप। ये क्या होती है? इसमें अपने धर्म के प्रति पहचान थोड़ी बढ़ने लगती है और उस धर्म के लोग अपने खान पान के तरीकों, वेशभूषा के तरीकों को लेकर आग्रही हो जाते हैं, थोड़े से इंक्लाइन हो जाते हैं। पहले वाले में मैंने कहा ना, ड्रेस में भी फर्क दिखाई देगा, लेकिन इस कम्युनल कम्युनलिज्म में ये चीज दिखाई देगी आपको कि लोग अपने ड्रेस और खाने को लेकर भी दूसरों से अलगाव महसूस करेंगे। पहले वाले एग्जाम्पल में एक ही कॉलोनी में हिंदू मुस्लिम सिख सब साथ रहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या होगा कि हिंदुओं की कॉलोनी अलग बन जाएगी, सिखों की कॉलोनी मोहल्ला अलग होगा, मुसलमानों का अलग हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्या नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, एक दूसरे से कोई विरोध नहीं होगा। तो अंग्रेजों के आने से लेकर बंगाल विभाजन तक या सांप्रदायिक दंगे होने तक का भारत का इतिहास सांप्रदायवाद का ये है। यानी आपकी ड्रेस, आपकी भाषा, आपकी बोली, आपका खाना अलग है, ठीक है, करते रहिए। यानी यहाँ आप उनके कपड़ों को, उनके पहनावे को, तौर तरीकों को देखकर पहचान लेंगे कि ये हिंदू है या ये मुस्लिम है या ये सिख है। ठीक है। तीसरी होती है एक्सट्रीम या रेडिकल सांप्रदायिकता, चरम या उग्रपंथी सांप्रदायिकता। इसमें सह अस्तित्व समाप्त हो जाता है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता। यानी दोनों समूह में मान लेते हैं कि दूसरे को देखते ही उसे मार देंगे, हम दूसरे को बर्दाश्त एक सेकंड के लिए भी नहीं करेंगे। तो एरिया डिवाइड कर लेते हैं अपना कि सेपरेट देश बन जाए। तो दंगों के समय ये स्थिति दिखाई देती है कि दूसरे के अस्तित्व को ही समाप्त करने की के प्रयास किए जाते हैं, दूसरे के एग्जिस्टेंस को ही समाप्त करने की कोशिश की जाती है और एक बड़े क्षेत्र को अपने धर्म से जोड़ दिया जाता है। जैसे आजादी के समय कुछ मुसलमानों ने पाकिस्तान को जोड़ लिया मुसलमानों से, उसी समय कुछ सिखों ने खालिस्तान को जोड़ लिया अपने से। ठीक है, ये है आपकी चरम या उग्रवादी सांप्रदायिकता, जिसका सबसे बड़ी पहचान है कोएग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है। हम एक दूसरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं होते। आज भी रेडिकल कम्युनिज्म दिखता है जब कुछ लोग बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना है तो सभी मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जो मुस्लिम भारत में इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं उनको क्या चैलेंज किया जाता है कि अगर यहाँ इनसिक्योर हो तो पाकिस्तान जाने में आपका रास्ता खुला हुआ, पाकिस्तान जा सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को एक पैराग्राफ में आपको खत्म करना, अच्छे से समझाते हो। और ये हर किताब में नहीं है, हर आप लेक्चर खोज लीजिए कहीं भी, चीजें बहुत ज्यादा नहीं प्रोमिनेंटली मिलेंगी आपको, है ना। लेकिन इसको अगर आप लिखेंगे तो आपका पैराग्राफ या आपका निबंध बाकियों से बहुत अच्छा हो जाएगा। वर्तमान भारत में सांप्रदायिकता इसी रूप में दिखाई दे रही है, चरम राष्ट्रवाद, चरम के रूप में, एक्सट्रीम के रूप में दिख रही है। चलिए अब आगे देखें कि आखिर सांप्रदायिकता पैदा कैसे होती है। तो बहुत कुछ आप डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, लेकिन फिर भी आप चाहें तो अलग से लिख लें कि सांप्रदायिकता के कारण क्या रहे भारत में, या कहीं भी क्या रहे वो भी आप दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल रीजन ही होगा, जैसे हमने बताया था, क्योंकि सांप्रदायिकता है क्या, धर्म का राजनीतिक प्रयोग। तो जाहिर सी बात है बड़ा कारण क्या होना चाहिए यहाँ पर, पॉलिटिकल होना चाहिए। तो पहला कारण पॉलिटिकल लिखेंगे।
पॉलिटिकल में क्या लिखेंगे कि जब पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स एक नैरो इंटरेस्ट पर, संकीर्ण हितों पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं तो वो इसको प्रमोट करते हैं। और आप देखेंगे सिख दंगों का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। सिख दंगों के दौरान पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स पर मुकदमा चला कि उन्होंने, और वो लीडर उस समय बहुत ही स्टार्टिंग में थे, उनकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन इन दंगों में उन्होंने जिस तरीके से सिखों को मारने में भूमिका निभाई, उससे वो उनका कद पार्टी में बढ़ गया। नाम मैं आपको दे रहा हूं लेकिन लिखना नहीं है। सज्जन सिंह जैसे लोग थे, टाइटलर जैसे लोग थे, है ना, इन पर आज भी मुकदमे चल रहे हैं। तो कहने का मतलब पॉलिटिकल पार्टी और जो छुटभइये नेता होते हैं, ये शब्द का प्रयोग करना, छुटभइये नेता। छुटभइये नेता कौन होते हैं? जो गली के नेता होते हैं, जिनको गली से बाहर जाकर बड़ा नाम कमाना है, बड़ा कर करना है, वो इस नैरो इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। ठीक है, इसमें एक शब्द का प्रयोग करेंगे, वोट बैंक का पोलराइजेशन होता है, वोट बैंक का ध्रुवीकरण किया जाता है। ये शब्द जरूर लिखें आप इसमें, ध्रुवीकरण। जैसे कि सैयद अहमद खान ने कोशिश की थी करने की। एक्चुअली ध्रुवीकरण शब्द एक निगेटिव फिनोमिना है, जिसमें आप अपने लोगों को किसी दूसरे के खिलाफ एकजुट करते हैं। अपने लोगों को ये डराते हैं कि अगर एकजुट नहीं हुए तो सामने वाला आपको नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए हमें एकजुट हो जाना चाहिए, और सामने वाला भी यही करे, तब उसे कहते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। यानी नकारात्मक रूप से अपने लोगों को संगठित करना, और आपके देखा देखी दूसरा भी कहेगा देखो उसने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, हम भी हो जाए, नहीं तो हमें ही लोग दबा देंगे, मार देंगे। तो वो लोग भी निगेटिवली पोलराइज हो जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, आर्थिक कारण आपके सामने है। आर्थिक कारण को बहुत अच्छे से लिखिएगा। आर्थिक कारण कभी भी सांप्रदायिकता को जन्म नहीं देते, बल्कि क्या करना है आपको, आर्थिक कारणों से सांप्रदायिकता का विस्तार होता है। ये प्रभावी बन जाती है, ये एक तरह से त्वरण की भूमिका निभाती है, एक्सेलरेशन की भूमिका निभाती है। तो पूरी बात लिखिएगा, आर्थिक और सामाजिक विषमता, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी, हेट्रोजेनिटी। ठीक है, तो जो आदमी बेरोजगार होगा, जाहिर सी बात है कि वो ऐसे दंगों का मौका तलाशेगा, क्योंकि वहां वो लूट मार कर सकता है। देखो सोचो, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि अगर ये केवल मानसिकता होती तो दंगों में लूटपाट नहीं होती। होती है ना लूटपाट। दंगों में लूटपाट का क्या मतलब है? भाई सामने वाले आपका धर्म पर बात नहीं मान रहा है, उसे मार दो, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप लूटपाट कर रहे हो, उसकी महिलाओं को चोट पहुंचा रहे हैं, तो ये कुंठित मानसिकता है। ये मौका परस्ती है कि दंगों के माध्यम से आप अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और आपके मन की दबी हुई कुंठाओं को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत सांप्रदायिकता के विचार से होती है, और उसमें फिर ये चीजें दंगों के समय ऐड ऑन होने लगती हैं, जुड़ने लगती हैं। ठीक है, अगला कारण लिखेंगे आप, प्रशासनिक कारण है। प्रशासनिक कारण का मतलब आप अच्छे से लिखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात दंगों में कहा था कि गुजरात की सरकार ने राजधर्म का पालन नहीं किया है। आज तक की सबसे अच्छी टिप्पणी मानी जाती है प्रशासन के ऊपर। सीधा मतलब है कि उस समय प्रशासन ने दंगों को बंद करने में, रोकने में बड़ी भूमिका नहीं दिखाई। भारत विभाजन के समय या लीग के द्वारा बंगाल में जो हिंसा हुई, उसमें भी राज्य ने प्रशासन को यूज नहीं होने दिया। ठीक है, तो वाजपेयी जी की लाइन अच्छे से लिखें कि गुजरात दंगों में राजधर्म का पालन नहीं हुआ। ये चीज अपने आप में दिखाती है कि वहां के पुलिस और प्रशासन ने लापरवाही की। अब इशारा किसकी तरफ है आप बेहतर ढंग से जानते हैं।
दूसरा, आप दिखाएंगे कि ऐसे दंगों के लिए पुलिस कर्मियों को अलग से प्रशिक्षण देना चाहिए। दंगे की मानसिकता अलग होती है, इसलिए उनके पास उस तरह का कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। ठीक है, कई जगह तो इन पुलिस कर्मियों की भूमिका भी साफ साफ दिखाई देती है, वो भी आप दिखा दें। चलिए आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण बहुत जरूरी लिखना है, इसी को सबसे अच्छे से प्रमोट करना, और उसमें लिखेंगे असुरक्षा का भाव। तो जो लाइन आपने ऊपर लिखी है ये वाली, ये आप यहां लेकर आएंगे, ये बहुत जरूरी चीज है। असुरक्षा की जो भावना है उसका सही यूज आप यहाँ करें मनोवैज्ञानिक कारणों, है ना। असुरक्षा किसकी हो जाती है? अल्पसंख्यकों की। ये स्वाभाविक बात है। आप बस में भी देखते होंगे कि एक बस में 30 सीटें हैं और 30 में से अगर आप 29 मेल हैं तो किसी भी फीमेल को इनसिक्योरिटी फील होगी। उल्टा भी होता है ना। लड़कियां ज्यादा हो, बॉयज कम हो किसी क्लास में, तो वो भी उन्हें लगता है कि यार हमारी संख्या कम है। ऐसे किसी भी देश में संख्या के आधार पर जब अल्पसंख्यक आते हैं तो उन्हें लगता है कि भले ही उनका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो एक फियर में जरूर रहते हैं कि अल्पसंख्यक पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। ठीक है, तो वो जो समझ की कमी है, विश्वास की कमी है, ये बहुत जरूरी है। और यही दोनों को क्या करती है? प्रतिक्रियावादी बनाती है। क्योंकि जब आप इनसिक्योर फील करेंगे तो बंदूक इकट्ठी करेंगे, सामने वाले पर हमेशा शक रखेंगे, उसकी छोटी सी भी घटना को आप बड़ा चढ़ाकर देखेंगे। जब आप बड़ा चढ़ाकर देखेंगे तो जो बहुसंख्यक है वो प्रतिक्रिया देगा, वो बड़ा भाई बनने की कोशिश करेगा। तो भारत में आप देखते हैं कि कुछ संगठन हिंदूवादी अपने आप को बड़ा भाई की तरह ट्रीट करते हैं कि मुस्लिम उनके छोटे भाई की तरह। तो ये जो चीजें हैं वो दोनों को इनसिक्योरिटी फील कराती। मैंने पहले भी कहा अच्छे से लिखिएगा ऐसे। तो असुरक्षा का भाव दोनों के अंदर आता है, बहुसंख्यकों के बीच में भी और अल्पसंख्यकों के बीच में। अल्पसंख्यकों के बीच में पहले आता है और उसकी प्रतिक्रिया में फिर बहुसंख्यक मेजोरिटी के पास भी चला जाता है ये आइडिया। ठीक है, अन्य कारण फटाफट लिखें, मैं बोल रहा हूं स्लाइड में नहीं है इसलिए आप केवल लिखेंगे। इतिहास, अतीत और धर्म की भ्रामक व्याख्याएं, malicious interpretations of religion and history और पास्ट। इतिहास और अतीत की भ्रामक व्याख्याएं, है ना। जैसे इतिहास के कुछ विचारकों ने औरंगजेब को क्या घोषित कर दिया? सांप्रदायिक। और कुछ ने घोषित कर दिया कि नहीं वो तो लिबरल आदमी था। यही स्थिति अकबर के ऊपर भी, यही स्थिति अशोक के लेकर है ना। तो जो इतिहास के विशेषज्ञ होते हैं वो इतिहास की घटनाओं को अपनी समझ से समझाते हैं। जाहिर सी बात है उनका उसमें अपना पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण दिखाई देता है, और जरूरी नहीं कि वो सही कह रहे हैं। आ रही बात सुनने? तो हर सरकार जब सत्ता में आती है तो वो इतिहास अपनी सुविधा के हिसाब से लिखवाती है, हमेशा का इतिहास रहा है। तो इतिहास होता नहीं, इतिहास लिखा जाता है, आप भी जानते हैं। और लिखने वाले कौन होते हैं? इतिहासकार होते हैं। इतिहासकार के अपने इंटरेस्ट होंगे, जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात है कि वो इतिहास में व्यक्तियों को कुछ को सांप्रदायिक घोषित करेगा और कुछ को धर्मनिरपेक्ष घोषित करेगा, पहली चीज। फिर मैंने बताया धर्म की भ्रामक व्याख्या। धर्म की भ्रामक व्याख्याओं को लेकर आप लिखेंगे जिहाद या धर्मयुद्ध या क्रूसेड की व्याख्या। कई धर्मों में धर्मयुद्ध अच्छा माना जाता है, जिहाद अच्छा माना जाता है, लेकिन वो जिहाद या धर्मयुद्ध किस चीज के लिए है? सही व्याख्या तो यह है कि अपने अंदर जो बुराई उत्पन्न हुई है उस बुराई को समाप्त करने के लिए आपको जिहाद करना है या धर्म युद्ध करना है। लेकिन मुल्ला मौलवी, प्रीस्ट, पादरी, पुजारी क्या करते हैं? उस जिहाद की व्याख्या दूसरे धर्म के लोगों को मारने के लिए करते हैं। काफिरों को मारना ही जिहाद है, जबकि सच क्या था? काफिर कौन है? हमारे अपने अंदर की बुराई ही हमारा काफिरानापन है। लेकिन कुछ लोग अपने धर्म की मिलेसियस या नैरो एक्सप्लेनेशन करके उसको कट्टर बना देते हैं। पैगंबर साहब ने कहा था
यीशु ने कहा था कि मेरी इच्छा, मेरी जो शिक्षा है, टीचिंग्स है, पूरे विश्व में पहुंचाएं। अच्छी बात है, जो बात उन्होंने कही वो आइडियल बातें थी, सबके लिए यूजफुल थी, तो पूरे विश्व में पहुंचाना कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन बाद के शासकों ने क्या समझा उसे, कि उनका इच्छा थी कि पूरे भारत को या पूरी दुनिया को पान इस्लामिक बना दो, पान क्रिश्चियन बना दो, यानी धर्म का प्रचार करो। तो धर्म प्रचार में दूसरे का धर्म परिवर्तन शामिल नहीं होता ना, ये लिखेंगे आप, ठीक है। तो इतिहास, अतीत या शिक्षा, जो धार्मिक शिक्षा है, उसकी व्याख्या संकीर्ण होती है। आगे लिखेंगे वंचना या अभाव बोध का भाव, ये आएगा इकोनॉमी में। इकोनॉमी में एक लाइन छूट गई है जो यहाँ नोट नहीं की गई थी, आप लोग लिखेंगे फील ऑफ डिप्राइवेशन या डिप्राइवेशन फीलिंग, वंचना या अभाव बोध का भाव। इसका उदाहरण आप देंगे, किसी भी समाज में अल्पसंख्यक जब होते हैं, चाहे वो अमेरिका में अश्वेत हो, भारत में मुस्लिम हों, वो हमेशा अपनी गरीबी और पिछड़ेपन के लिए बहुसंख्यकों को जिम्मेदार मानते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि भारत में मुसलमानों की गरीबी के कारण वहां के बहुसंख्यक, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ के सिख, यहाँ के जैन, यहाँ के क्रिश्चियन भी क्या होते, पिछड़े हुए होते। जबकि हम जानते हैं कि क्रिश्चियन, पर्सियंस, पारसी, सिख बिल्कुल पिछड़े हुए नहीं है मुसलमानों की तरह, है ना। लेकिन फिर भी किसी भी अल्पसंख्यक आदमी को समझाना बहुत आसान है कि तुम ये हो इसलिए तुम्हारा विकास नहीं हो रहा। तो जब किसी भी वर्ग के अंदर लगेगा कि संसाधन उससे छीने जा रहे हैं किसी भी कारण से, वो तो कारण लगता है कि केवल मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझसे छीने जा रहे हैं, जबकि सच ये नहीं है। तो लिखेंगे सच्चर कमेटी ने जो वास्तविकता प्राप्त की, वो वास्तविकता को इस तरह से प्रेजेंट किया गया बाद में सरकारों के द्वारा कि भारत में अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के लिए ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर उनको पीछे रखा गया है। तो ये जो समझ है वो बहुत नुकसान पैदा करती है। इसको लिखेंगे आप। अगला विदेशी हित लिखेंगे इसमें। चाइना नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत शांति से रहे, इसलिए समय समय पर वो यहाँ के आतंकवादी संगठनों को हथियार प्रोवाइड कराता है, पैसा प्रोवाइड कराता है और माहौल को बिगाड़े रखता है। ठीक है, चलिए। अभी भी कुछ लोग आप कह सकते हो भारत के संदर्भ में विशेषकर कि विभाजन के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार मानते हैं, अल्पसंख्यकों को जिम्मेदार मानते हैं, और उसी वजह से अब भारत में जो बहुसंख्यक धर्म की कट्टरता है वो भी दिखने लगी। ऐसा नहीं कि बहुसंख्यक कट्टर नहीं होते, आप लिखेंगे साफ साफ बहुसंख्यक के अंदर भी कट्टरता बढ़ रही है, क्योंकि आज भी कुछ लोगों को लगता है कि मुगल हमारे लोग नहीं थे, भारत के विभाजन के लिए कुछ अल्पसंख्यक लोग जिम्मेदार थे। तो इस तरह का भाव आज भी जिंदा है जो समस्या पैदा करता है। क्लियर है? तो ये है एक कारण जो आपको दिखाना है। अब कुछ खास नहीं बचा है, अब आपको संघर्ष के परिणाम बताने हैं। परिणाम बहुत आसान है, आप बता देंगे। आर्थिक नुकसान, सामाजिक नुकसान, देश की छवि खराब होती है, वो सब चीजें आपको बेहतर ढंग से पता है। आंतरिक सुरक्षा का खतरा पैदा होता है, अलगाववाद पैदा होता है। तो अलगाववाद इस स्लाइड में नहीं है, तो अलगाववाद को आप लिख लें। अलगाववाद यानी सेपरेटिज्म, कश्मीर का सेपरेटिज्म, खालिस्तान का सेपरेटिज्म, नॉर्थ ईस्ट का सेपरेटिज्म, उसको आप जरूर ऐड कर लें इसमें। ठीक है, समाधान की बात करते हैं। समाधान में सबसे पहले तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, यानी कानून व्यवस्था को अच्छे से रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज ऐसी हैं जिसकी भूमिका आप एक्स्ट्रा लिखेंगे, जो यहाँ नहीं है उसको आप लिखें। नंबर 1,
राष्ट्रीय त्योहारों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। नेशनल फेस्टिवल्स 26 जनवरी, 15 अगस्त, राष्ट्रीय उत्सव और राष्ट्रीय प्रतीकों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अब राष्ट्रीय प्रतीकों का मतलब जैसे भारत की सेना है, उसमें सभी धर्मों के लोग हैं लेकिन वहां सांप्रदायिकता नहीं है। भारत की स्पोर्ट्स टीम होती है, क्रिकेट टीम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि वहां सभी धर्मों के लोग खेलते हैं, वहां कोई सांप्रदायिकता नहीं है। तो ये जो नेशनल सिंबल है वो बाकी लोगों के लिए, संकीर्ण मानसिकता के लोगों के लिए ये एक सबक है, उदाहरण है। यानी ऐसे प्रयास अगर हम और करते हैं तो हमारे जो अंतर है वो कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, कॉमन सिविल कोड लागू करना, इसमें नहीं होगा, आप लिखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 लगाना होगा, उसको लागू करना होगा। क्योंकि आज भी कई धर्मों के लोग अपने आप को दूसरों से अंतर महसूस करते हैं और जब तक अंतर बने रहेंगे एकता पैदा नहीं होगी। तो आप उसे अच्छे से लिखें कि वो राज्य को क्या लागू करने चाहिए, सबके विश्वास को लेकर समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए। ठीक है। तीसरा, एक रेगुलर डायलॉग की जरूरत है। एक रेगुलर डायलॉग की जरूरत है। ये रेगुलर डायलॉग, संवाद किस किस के बीच में होना चाहिए, उन क्षेत्रों में ज्यादा होना चाहिए जो दंगा प्रोन है। मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, हैदराबाद, भोपाल, गुजरात का वो क्षेत्र जो दंगा संभावित क्षेत्र है, वहां निरंतर डायलॉग की जरूरत है। डायलॉग किसके बीच में हो, प्रशासन, जनप्रतिनिधि और उनके धार्मिक प्रतिनिधि, मुल्ला मौलवी, पुजारी एक तरफ डीएम और एसपी भी हो, तीसरी तरफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो, और रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए। इससे जो डाउट्स हैं, र्यूमर्स हैं, वो खत्म हो जाता है। अच्छा, एक चीज छूट गई है, जो परिणाम है उसमें प्रवास छूट गया है, माइग्रेशन। कश्मीरी पंडितों का एग्जाम्पल देना, प्रवास, माइग्रेशन की समस्या पैदा होती है। खैर, हम उपाय लिख रहे थे तो 2 उपाय मैंने आपको अलग से बताए हैं, उनको अच्छे से मेंशन करिए आप इसमें। तीसरा लिखिए, जो तार्किक वैज्ञानिक शिक्षा का प्रमोशन होना चाहिए, जो इसमें संभवतः नहीं होगा। तार्किक वैज्ञानिक शिक्षा का प्रयोग होना चाहिए। क्या होती है तार्किक वैज्ञानिक शिक्षा, जो धर्म की प्रासंगिक और आधुनिक व्याख्याएं करे। धर्म की प्रासंगिक, विस्तृत, उदारवादी और आधुनिक व्याख्याएं, इससे क्या होगा, कट्टरता नहीं बढ़ेगी। धर्म की तार्किक, प्रासंगिक और मॉडर्न, लिबरल, उदारवादी व्याख्याएं करना चाहिए। इससे दूसरे को टॉलरेट करने का, दूसरे को सहिष्णुता के, दूसरे के प्रति हमारी जो सहिष्णुता है वो बढ़ेगी। हरी बात सुनिए, ये आपके उपाय हैं जो लिस्ट में नहीं थे। इन उपायों को आप 3 भागों में बांट लें, आपको इजी रहेगा, क्योंकि ऐसे तो रटना मुश्किल है। तो 3 भाग कौन कौन से होंगे वो आप, मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, वो आप देख लीजिए। इस तरह से दिखाइएगा, हम जैसे हमेशा दिखाते हैं। 3 भागों में बांट लीजिए। सबसे पहले इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रभावी प्रशासन दिखाइए। ठीक है, पुलिस और प्रशासन की भूमिका। दूसरा, जो लोग आइडेंटिफाई हों सांप्रदायिक रूप से, जो लोग जिम्मेदार हैं उनको खिलाफ कार्यवाही करना, दूसरा। तीसरा, नेशनलिस्ट जो मैंने एलिमेंट बताया आपको, राष्ट्रीय त्योहार वगैरह, उनको बढ़ाना। चौथी चीज जो मैंने अभी आपको बोली है वो है लॉजिकल रैशनल एजुकेशन। ठीक है, एक चीज और जोड़ सकते हो 5वीं इसमें, जो सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ी, इसलिए मैं जोड़ना चाह रहा हूं उसको। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अब इलेक्शन के दौरान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे क्या नहीं मांगेगी, वोट नहीं मांगेगी, और अगर वोट मांगेगी तो उसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की भूमिका इफेक्टिव होनी दिखनी चाहिए कि अगर कोई दल, व्यक्ति, समूह धर्म के आधार पर अगर वोट मांगता है तो उसको प्रतिबंधित और कार्यवाही की जानी चाहिए।
ठीक है, तो टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। स्लाइड्स आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में, वीडियो भी मिलेगा, आपको वहां से फिर से लिख के दिखा सकते। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है, कल क्लास फिर से होगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। मैं कुलदीप व्यास साइंस एकेडमी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। कल फिर मुलाकात हो। टेक केयर।